नोआ और एलिसन ने एक दूसरे को पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और इस तरह उन्होंने एक दूसरे को पा लिया। पर इनकी आने वाली जिंदगी में बहुत कुछ होना बाकी है। कहानी के पहले हिस्से में नोआ की कहानी बयां होगी। आज सुबह उठकर उसने एलिसन से पूल में जाने की जिद की, पर एलिसन ने ये कहकर कि उसे नमकीन पानी पसंद नहीं मना कर दिया। जब वो नहीं मानी तो अकेले ही चला गया पूल में। यहाँ तैरते हुए वो एक इमेज देख रहा है जिसमें एक कार डंप की गई है। इस कार से नोआ का क्या लेना देना है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। वापस आकर उसने मजाक भरे लहजे में एलिसन से कहा, कुछ दिन रुको, मैं एक किताब लिखता हूँ, अमीर हो जाता हूँ और फिर हम यवन और रॉबर्ट से उनका घर खरीद कर यहाँ शान से रहेंगे। इस पर एलिसन हंस पड़ी। नोआ ने पूछा, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? अगर कोई भी ऐसी बात हो जो तुम मुझे बता नहीं पा रही या तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझसे शेयर कर दो। अब हम एक टीम हैं, मेड फॉर ईच अदर। एलिसन ने कहा, मुझे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो तुम्हें पता है। हाँ, मुझे चुकंदर पसंद नहीं, तो अगर तुम कोई मार्केट जाओ तो वो मत लाना। नोआ ने कहा, अगर मैं तुमसे शादी के लिए प्रपोज करूं तो कैसा रहेगा? एलिसन का जवाब था, वो डिपेंड करता है रिंग पर। नोआ ने ड्रॉर में से एक रिंग निकाली और कहा, ये कैसा रहेगा? इसके बाद वो घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहना जारी रखा, पिछले 6 हफ्ते मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल थे। मैं जानता हूँ ये पागलपन है। ये सब देखकर और सुनकर पहले तो एलिसन के भाव बदले, जैसे वो राजी नहीं, पर अगले ही पल उसने कहा, तुम मुझे ये रिंग पहना सकते हो। वो इस समय बड़ी खुश थी और इस तरह अब इनका रिश्ता शादी के बंधन में बंधने जा रहा है। ये खुशी इन्होंने यवन और रॉबर्ट से भी शेयर की है। यवन तो बार बार एलिसन के रिंग को देख कर कह रही है, ये रिंग तो बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुश नसीब हो। इस खुशी में सबने वाइन का एक ड्रिंक लिया। यवन और रॉबर्ट जानना चाहते हैं कि आखिर इनका रिश्ता कैसे शुरू हुआ, पर एलिसन हकीकत नहीं बताना चाहती थी। वो नहीं बताना चाहती कि एक दूसरे को पाने के लिए इन्होंने अपने अपने घर तोड़े हैं। इसलिए उसने कहा, मैं लाइट हाउस घूमने गई थी गर्मियों में, मुझे लगा वहाँ कोई नहीं होगा। मैं कुछ मुश्किल समय से गुजर रही थी, पर तभी वहाँ नोआ आया। वो अपनी किताब पर काम कर रहा था और इस तरह हमारी बातचीत शुरू हुई। रॉबर्ट और यवन ने इनकी कहानी पर यकीन कर लिया। नोआ हालांकि सच बताना चाहता था, पर एलिसन के आगे उसने कुछ नहीं कहा। बाद में जब यवन और नोआ बात कर रहे थे तब यवन ने कहा, मैं लेखकों को उनकी किताब पढ़े बिना उन पर भरोसा नहीं करती। तुम पर तो मैंने भरोसा कर लिया क्योंकि हैरी ने तुम्हारे बारे में काफी अच्छी बातें की थी। यवन ने कहा, तुम कुछ चिंतित दिखते हो, कोई बात है तो बता सकते हो। नोआ बोल पड़ा, दरअसल परेशानी की वजह हैरी ही है। उसने मेरी किताब पसंद कर ली है और उससे एंड पसंद नहीं आ रहा और इसी वजह से हम में सहमति नहीं बन पा रही। मेरी किताब भी लटकी हुई है, समझ नहीं आ रहा आगे क्या होने वाला है। यवन ने कहा, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं इसे देखकर जरूरी सुझाव दे सकती हूँ, शायद कुछ हेल्प हो जाए। इन सब बातों के बीच ही ब्रिटनी आ गई। वो बड़े गुस्से में पहुंची है। उसने अपने पिता पर गुस्सा जताते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, ये यवन है, हमें यहाँ रहने देने में इन्होंने मदद की है। बड़ी अजीब सिचुएशन है। अगर ब्रिटनी ने सब कुछ बक दिया यवन के सामने तो नोआ को क्या क्या और किस तरह से समझाना पड़ेगा। वो इस सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहता। जैसे तैसे वो विटनी को लिए यहाँ से चला गया। जब वे घर पहुंचे तो विटनी ने एलिसन के हाथ की रिंग देख ली। ये देखते हुए और भी तेज गुस्सा हुई। आपने अभी तक तलाक नहीं लिया और इसे शादी कर ली। मैं भी माँ को फोन करती हूँ, आपको जेल पहुँचाऊंगी। आप भूल गए कि अभी भी हेलन आपकी बीवी है, 4 बच्चे हैं। इसके बाद वो एलिसन की तरफ गई और उसे गाली देते हुए कहा,
कमीनी अंगूठी उतार। इतने में नोआ ने उसे पकड़ लिया। उसे गले से लगाकर उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश भी की। विटनी इतने में भावुक हो गई। नोआ उसे संभालने लगा। इस समय एलिसन घर के बाहर आ गई थी। नोआ एक ड्रिंक ले उसे भी मनाने पहुंचा और विटनी के बर्ताव के लिए माफी मांगी। एलिसन ने कहा, वो ठीक कह रही है, हम शायद गलती कर रहे हैं। अभी तुम्हारा भी तलाक नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा और दुनिया का सामना करना पड़ा तब क्या होगा? हमें शादी का ख्याल दिल से फिलहाल के लिए निकाल देना चाहिए। नोआ ऐसा नहीं चाहता। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एलिसन ने उसकी बात को काटते हुए कहा, तुम इतने प्रैक्टिकल क्यों हो? तुम्हें लगता है चीजें सब ठीक ही होंगी, पर अगर ना हुई तो? नोआ ने उसका चेहरा देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो और उसके बचाव में ये सब बातें कह रही हो। एलिसन ने कहा, हाँ, मैं तुमसे एक नहीं बहुत सी बातें छिपा रही हूँ और वो मुझे अंदर से परेशान कर रही है। नोआ ने उसे बड़े अचंभे से देखा। एलिसन ने कहा, कुछ महीने पहले मैं ऑस्कर के साथ सोई थी। उस समय सब कुछ इतना बिगड़ गया था कि मैं सदमे में चली गई थी। इसके बाद मैंने अपने पैरों पर चाकू से जख्म बनाए। फिर मैं समुंदर में गई खुदकुशी करने के लिए, पर गैब्रियल की आवाज़ों ने मुझे मरने भी नहीं दिया। नोआ ये सब सुनकर अवाक रह गया। एलिसन ने रिंग वापस करते हुए कहा, कुछ दिनों पहले कोल भी यहाँ आया था सामान वापस करने, पर हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये रिंग वापस कर रही हूँ। हम अगर साथ रहे तो ऐसी बहुत सी मुसीबतें आएंगी। तुमने विटनी को नहीं देखा? सारी दुनिया हमसे विटनी की तरह बर्ताव करने वाली है। हम किस किस से लड़ेंगे? ये कहकर वो नोआ को रिंग वापस करने लगी। नोआ ने अपने आप को संभालते हुए कहा, तो तुम मुझे छोड़ रही हो? प्लीज ऐसा मत करो, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अपने बच्चे, फैमिली। अब तुम मुझे यहाँ नहीं छोड़ सकती। पूरी जिंदगी में यही सोचता रहा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और लोग सोचते थे। फिर मैंने उसी में रहना सीख लिया। मैं ये मान बैठा था कि मेरी जिंदगी यही है, दूसरों के बोझ तले दबी हुई। फिर तुम मुझे मिली। तुमसे मिलकर मैंने जाना कि मैं क्या हूँ। मेरा भी एक वजूद है। मैं शायद ज्यादा पैसे वाला ना हूँ, पर मैं उन अमीरों के एहसान और उनके तानों के बोझ तले अपने आप को कभी भी दबने नहीं दूंगा। ये सब मुझे तुमसे मिलने के बाद मिला है। इतना सब देने के बाद तुम मुझे छोड़कर नहीं आ सकती। मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। ये सिर्फ एक रिंग नहीं है, एक नई शुरुआत है हमारी जिंदगी की। ये सब सुनकर एलिसन भावुक हो गई। उसे तो पता भी नहीं था कि वो नोआ के लिए इतना मायने रखती है। उसकी आंखों में एक्सेप्टेंस है नोआ के लिए। अक्सर जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसे अपना भगवान का दर्जा भी दे देते हैं। अब एलिसन को समझ आया है कि किसी से प्यार में हम कैसे उसे अपना भगवान बना लेते हैं। इन सब के बाद नोआ विटनी को समझाने गया। विटनी ने कहा, मैं वापस नहीं जाना चाहती, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता। मम्मी और नानी के साथ ऐसा लगता है कि मैं डायनों के साथ रह रही हूँ। इससे मेरी पढ़ाई पर असर हो रहा है। वो घर नहीं शमशान लगता है। मुझे नहीं जाना, आपके साथ रहना है। नोआ ने कहा, ठीक है, मत जाओ, पर तुम मेरे पास हो, ये बात तुम्हें हेलन से छिपानी पड़ेगी फिलहाल के लिए, वरना डिवोर्स में दिक्कतें आ जाएंगी। तुम समझ रही हो ना? विटनी ने कहा, हाँ, हम इसका हल ढूंढ लेंगे। अगली सुबह नोआ मैक्स से मिला। दोनों एक कॉफी शॉप में मिले हैं। यहाँ दोनों ने एक दूसरे से हालचाल लिया। नोआ ने कहा, हमारा डिवोर्स अब होने ही वाला है और मुझे किसी भी तरह एक घर का इंतजाम करना है ताकि बच्चों का संरक्षण मुझे भी मिले। बस इन्हीं सब में लगा हुआ हूँ। शायद 1 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी। मैक्स ने उसकी किताब के बारे में जानना चाहा और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें अच्छी रकम मिल रही है अपनी किताब के लिए। इस पर नोआ का जवाब था,
हाँ, पर वो लोग शुरू में सिर्फ 20% देते हैं, बाकी बाद में देंगे। और अभी एंड के लिए काफी जद्दोजहद चल रही है, देखो अभी क्या होता है। ये सब सुनकर मैक्स अपने अकाउंटेंट को मेल करने लगा ताकि वो नोआ को $50,000 दे सके। नोआ ने कहा, रहने दो, इन सब की जरूरत नहीं, मैंने ये सब इसलिए थोड़ी ना बताया था कि तुम मुझे पैसे दो। मैक्स ने कहा, ये उधार नहीं है दोस्त, ये एक गिफ्ट है, एक दोस्त का दोस्त के लिए। और हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं इसका जिक्र कभी नहीं करूँगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम्हारा और हेलन का तलाक जल्दी हो जाए और तुम एलिसन के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताओ। ये सब सुनकर नोआ ने इन पैसों को एक्सेप्ट कर लिया है। उसने कहा, तुम एक अच्छे इंसान हो। अब कहानी का दूसरा हिस्सा जिसमें एलिसन की कहानी बयां होगी। एलिसन खाने के टेबल पर बैठी है जहाँ यवुन भी है, रॉबर्ट और नोआ भी हैं। रॉबर्ट ने कहा, ये राइटर लोग बड़े घमंडी होते हैं, अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं। नोआ ने इस बात से इत्तेफाक रखा। बाद में जब सबने खाना खा लिया तब एलिसन ने ब्रिटनी को देखा। उसने नोआ से उसकी मुलाकात कराई। एज यूजुअल ब्रिटनी ने एलिसन को बुरा भला कहा और एक कमरे में चली गई। नोआ परेशान अकेला बैठा हुआ था। एलिसन गई उसे समझाने। नोआ ने कहा, तुम जानती हो, वो न्यूयॉर्क से यहाँ तक उबर की कैब में बैठ कर आई है। मुझे इसके $200 देने पड़े। पैसे वैसे ही कम हैं, अब मुझे सुलाओ कहाँ? उसे हमारे बेड पर सुलाना होगा। तुम सोफे पर सो जाना और मैं नीचे ज़मीन पर। यहाँ एलिसन ने वो सब बातें की जो हमें नोआ की कहानी में दिखाई गई थी। वो रिंग को वापस करना चाहती थी पर नोआ ने ऐसा नहीं करने दिया। जैसे कि पहले फैसला हो चुका था, नोआ ज़मीन पर सोया, एलिसन सोफे पर और विटनी बेड पर। सुबह उठकर एलिसन ने देखा कि विटनी नाश्ते में अंडे बना रही है। एलिसन तो ये चाहती है कि उसके विटनी से रिश्ते अच्छे हो जाएं। इस परिवार में कोई तो उसे एक्सेप्ट करे। उसने कहा विटनी से, देखो विटनी, मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं बनना चाहती, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। विटनी ने इसका जवाब मुस्कुरा कर दिया और नाश्ता उसके आगे की तरफ बढ़ाकर खाने को दिया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, मुझे बस स्कॉटी का नंबर चाहिए। एलिसन ने मना करना चाहा। इस पर विटनी ने कहा, तुम भाड़ में जाओ। एलिसन ने पूछा, पर तुम्हें उसका नंबर चाहिए क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ जैसे तुम मेरे डैड से करती हो। एलिसन ने कहा, नहीं दे सकती, ये ठीक नहीं है। इतने में नोआ यहाँ पर आ गया। वो विटनी को लिए यहाँ से चला गया। एलिसन ने यवुन के यहाँ पर्सनल असिस्टेंट की नौकरी शुरू कर दी है। अब चूंकि एलिसन इनकी पर्सनल असिस्टेंट है, अब उसे यवुन के कहने पर रॉबर्ट के साथ जाना पड़ रहा है। रास्ते में बातों बातों में रॉबर्ट ने उससे उसकी कहानी पूछी। एलिसन ने गैब्रियल से जुड़ी सारी बातें बता दी। उसने बताया कि किस तरह उसका बच्चा समंदर के किनारे पत्थर बटोरता था। उसे याद करके मैं भी पत्थर बटोरती हूँ। इस समय भी उसके हाथ में एक पत्थर है। वो रोने लगी। जब भी मेरा बच्चा उदास होता था मैं उससे कहती थी, 2 पत्थर को आपस में रगड़ो, गम दूर हो जाएगा। अब जब मुझे गम होता है तब मैं भी 2 पत्थरों को आपस में रगड़ती हूँ, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि गम मुझसे दूर चला जाए। ये कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी। मैंने सोचा था कि मैं इन सबसे दूर चली जाऊंगी तो शायद मुझे उसकी याद नहीं आएगी, इसलिए मैंने अपने पहले पति को छोड़ दिया। पर नोआ ये सब समझता ही नहीं और मैंने भी इस बारे में उससे ज़्यादा बातचीत नहीं की है। रॉबर्ट ने कहा, मैं उम्र में तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, मुझे जीवन का अच्छा खासा अनुभव है। जीवन वास्तव में तन्हाई से भरा सफर है। हम सोचते हैं कि कोई हमारे साथ है, पर ये सच नहीं है। हम वास्तव में अकेले होते हैं। हमें अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ता है, किसी को भी मदद नहीं मिलती। और जब हम खुद का बोझ उठाने के काबिल हो जाते हैं तब हमें किसी का भी सहारा मिल जाता है, पर वास्तव में खुद ही खुद की मदद करनी पड़ती है। उसके बाद हम अपनी शादी से कुछ एक्सपेक्ट करें तो कोई हर्ष नहीं। इसके बाद उसने यहाँ आने की वजह बताई। मैंने एक डॉग रखा था पीट के नाम से।
पर यहून को वो पसंद नहीं था। कुछ दिन पहले उसने मुझ पर दबाव डाला कि मैं उसे जंगल में छोड़ाऊं, पर मैं रोज उससे मिलने आ जाता हूँ, उसे खाना खिलाता हूँ। वो भी जंगल में मेरी राह देखता है। पर तुम ये बात यहून को मत बताना, मेरे लिए तो पीठ ही साथी है। इसके बाद पीठ यहाँ आ गया था। रॉबर्ट ने गोली चलाई, जिससे पीठ यहाँ से भाग गया। वापस आकर यहून ने कहा, मैंने गोली की आवाज़ सुनी, तुमने ठीक ही किया उसे मारकर। यहाँ रॉबर्ट और एलिसन ने उसे कुछ भी सच नहीं बताया। कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। नोआ के केस के सिलसिले में जॉन ने एलिसन और नोआ को एक साथ बुलाया है। जॉन ने कहा, हमें इस केस को मॉन्टॉक से बाहर ले जाना पड़ेगा। अगर मामला यहाँ चला तो तुम्हारे साथ न्याय नहीं होगा। सब तुम्हारे खिलाफ हैं, सब तुमसे खफा हैं। हम इस केस को कहीं बाहर चलाने की सोच रहे हैं। अब मुझे सच जानना है नोआ, तुम मुझे बताओ कि शादी की रात को क्या हुआ था। नोआ ने बताना शुरू किया, मैंने स्कॉटी लॉकहार्ट को नहीं मारा। मुझे शादी में बुलाया गया था, मैंने ज़्यादा पी ली थी, मैं हिरन से टकरा गया। ये शादी किसकी थी अभी कहानी में सस्पेंस है। जॉन ने पूछा, क्या हिरन पर स्कॉटी बैठा था? नोआ ने कहा, नहीं। इस पर जॉन ने कहा, अगर तुम सब कुछ सच सच बताओगे तो मैं तुम्हें जल्दी से इस केस से रिहा करा दूंगा। तुमने मैकेनिक को रिश्वत दी है ये कहने के लिए कि उस शादी के बाद उसने तुम्हारी कार रिपेयर की। मैकेनिक ने इस बात को रिकॉर्ड किया और उसे डिटेक्टिव जेफरीज को दे दिया। अब जेफरीज के पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है कि तुमने मैकेनिक को रिश्वत दी है। ये मामला क्या है, तुम मुझे समझाओगे? नोआ ने इसका जवाब दिया, उस शादी वाली रात को मैंने ज़्यादा पी रखी थी। नशे में मेरी कार हिरन से टकराई थी, इस वजह से मेरी कार पर खून के धब्बे थे। अब मुझे इस मॉन्टॉक में कोई पसंद नहीं करता। स्कॉटी की मेरी बेटी से प्रेम संबंध है। अब अगर ये खून के धब्बों से भरी कार कोई भी देखता तो सीधा मुझ पर ही स्कॉटी की मौत का जिम्मेदार ठहराता। इसलिए मैंने उस मैकेनिक को रिश्वत दी ताकि वो मेरी कार रिपेयर करने के बहाने उसे वॉश कर दे, पर उसने कुछ अलग ही किया। आवाज़ रिकॉर्ड करके उसे जेफरीज को दे दिया। जॉन ने कहा, ओके, तो तुमने ये सब इसलिए किया कि कोई तुम पर शक न करे। खैर, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं कोर्ट में ये साबित कर दूंगा कि मैकेनिक को पैसे दिए गए थे ये सब कहने के लिए। इसे तुम संभाल लेंगे। पर उनके पास एक हॉस्पिटल की वीडियो है जिस पर तुम स्कॉटी को जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। वो क्या है? इसका जवाब नोआ ने दिया, उस कमीने ने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट किया, तो क्या मैं उसे छोड़ देता? मैं उसे जान से मार देना चाहता था, पर मारा नहीं। वो सब गुस्से में हुआ था। मैं एक सभ्य इंसान हूँ, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। जॉन ने कहा, सब कुछ सच सच बताने के लिए शुक्रिया। अब बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा। मैं पता लगाऊंगा कि आखिर स्कॉटी को मारा किसने है। इसी नोट पर कहानी का ये